3 दिनों से सफाई व्यवस्था ठप होने के बाद अब शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। सेहब कर्मी 3 दिनों से हड़ताल के बाद कल से काम पर लौटेंगे। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान के आश्वासन के बाद कर्मचारी कल से काम पर लौटने का फैसला कर चुके हैं। सेहब सोसाइटी कर्मी 10% सालाना वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर थे। नगर निगम शिमला के महापौर ने उन्हें जल्द मांग पूरी करने का आश्वासन दिया है। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि जल्द ही सेहब कर्मियों को 10% सालाना वेतन वृद्धि की मांग की पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम सफाई कर्मियों के हित में काम कर रहा है। नगर निगम ने सफाई कर्मियों के ग्रुप इंश्योरेंस का प्रस्ताव हाउस में पास किया है। महापौर ने कहा कि सफाई कर्मी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं और उन्हें अधिक से अधिक लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। C2 के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सेहब सोसाइटी कर्मियों की 10% सालाना वेतन बढ़ोतरी को रोकना कमिश्नर की तानाशाही है। उन्होंने मांग की है कि हड़ताल के दिनों का वेतन भी दिया जाए, सेहत सोसाइटी के लोगों को नियमित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने समान काम समान वेतन के उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने की भी मांग की है। देखिए, सेहब सोसाइटी के कर्मचारी और जो हमारा सफाई मित्र हैं वो जो गार्बेज को हमारे घरों से ले जाते हैं, सफाई मित्र जिसको मैंने एक अपना नाम दिया था उनको सफाई मित्र, वो नगर निगम के हमारे एक रीढ़ की हड्डी है। मैं और आज ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो सभी लोग मेरे पास यहाँ आए थे। अपने जितने भी उनकी जो डिमांड थी, जो पिछले 2 दिन से मेन मुद्दा था, इसमें 10% जो एवरीडे जो इंक्रीज़ होता है उसको बारे में उनकी एक डिमांड थी, उसको कि अब हमारा वो रोका गया है या तनख्वाह मिल गई है लेकिन वो नहीं मिला, जिसको लेकर के हमने चर्चा। उसमें मैंने ये पाया जैसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमने कोऑर्डिनेशन या उसमें कमी रहा। जो आज मेरे पास आए तो मेरे पास डिटेल में सारी बातें की है, तो उसमें हम आपस में हमारा वार्तालाप भी हुआ, अच्छे ढंग से वह बात भी हुई। और मैं चाहता हूँ कि इसको हम इमीडिएटली इसको हम जो जैसे 10% मिलता है मिलता रहेगा और आगे भी मिलेगा। मेयर साहब जिंदाबाद। तो ये एक हमारा तय हुआ आपस में सभी लोगों का। और एक इसके अलावा भी समय समय पर मैं सेहब के कर्मचारी और हमारे जो सफाई के मित्र हैं उनको लेकर के मैं अक्सर बगैर बोले कुछ ना कुछ अलग से हम काम करते रहते हैं। जैसे चाहे अब हेल्थ कैंप है उसको हम लगाने का हमारा विचार है, और ड्रेसेस है, हेल्थ किट्स है। अभी बहुत बड़ा एक हेल्थ कैंप लगाने का मेरा आगे कुछ समय में लगाऊंगा। और एक ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में कुछ हमारी चर्चा भी हुई है यूनियन के अधिकारियों से। विजेंद्र जी भी थे, इन्होंने भी कुछ सुझाव मुझे दिए। वो कंबाइंडली बैठेंगे। लेकिन मैंने एक हाउस में पारित किया था कि हम ग्रुप इंश्योरेंस के लिए जो हमारे कर्मचारी है उनको मिनिमम जो वो मिले, सैलरी से कटे और एक किस्त जो कटती है, तो और उसमें लगभग 5 से 10 लाख रुपए का जो है उसमें धनराशि। यहाँ पर जो बात उठी है वो ग्रुप इंश्योरेंस से अलग जो ECI के बेनिफिट्स मिलते हैं मजदूरों को, वो पहले से वो मिल नहीं रहे। हाँ, ECI की बेनिफिट्स की भी बात है हमारी हुई है। उसमें उन्होंने ये सही की जो उसकी भी हमारी बात हुई है, चर्चा भी हुई है। और उसको एक टेक्निकली क्या उसमें दिक्कत है उसको मैं चाहता हूँ कि अगर वो हमारे मकसद ये कि हमारा जो कर्मचारी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। वो कोई भी स्कीम हो, वो उस स्कीम में भी अगर हम फॉल करते हैं तो करेंगे, निश्चित रूप से उसको करना चाहिए। हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, धरातल पे भी लाएंगे। वो एक इंश्योरेंस का हमारा एक पिछले हाउस में मैंने अपने बजट में भी रखा था कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे कर्मचारी हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये बड़ी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। एक हिमाचल और शिमला एक पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी कैपिटल है, और ना केवल हमने स्टेट लेवल पे, हम नेशनल लेवल पे भी इस इशू को मैंने बहुत दफ़ा उठाया भी है कि हमारा जो गार्बेज कलेक्टर है वो किस परिस्थिति में काम करता है। मैंने साइकिल्स की बात की है, कई जगह साइकिल जो हमारे बड़ी बड़ी कंपनीज़ है साइकिल CSR में वो साइकिल्स हमको दें। जैसे हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सवेरे जब आते हैं ये लोग तो बसेस में आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, तो एक अगर उसके 4 पैसे बचेंगे तो मैं चाहता हूँ कोई साइकिल उनको दूँ अपने नगर निगम की से या CSR के थ्रू, या कंपनीज़ को मैंने लेटर लिखे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो उसमें 1-2 कंपनी का हमारे को पॉजिटिव जवाब भी आया है। तो ये सारी चीज़ें ये और भी इसके अलावा सरकार से भी मैं बहुत चीज़ें करने जा रहा हूँ, जिसमें हमारा वाल्मीकि समुदाय के लिए कोई कॉलोनीज़ बननी है या दूसरी चीज़ें और होनी है,
और भी इनके लिए कुछ किया जा सकता है, वो एक अलग से हम चर्चा में ये जो 10% वो अभी जल्द से जल्द इसको चर्चा में मैं कमिश्नर को उसमें बोल दूंगा कि इसको आपने करना है और जल्द से जल्द करना है और इसको देना है। हमने अभी एक वेतन तो उनको मिल गया, लेकिन अभी देना है या इसमें देना है वो मैं उसमें बातचीत करके वो सेटल हो जाएगा, लेकिन मकसद ये कि वो मिलना है। तो ये जो कब लौट जाएंगे काम पर ये बिल्कुल आज संडे है, मेरा सबसे निवेदन भी हो गया और मेरी प्रार्थना भी है सबसे, और एक क्योंकि ये इनके बगैर हमारा काम नहीं है और बहुत बड़े रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी रिस्पेक्ट मेरे मन में इनके प्रति है कि इस तरह का नहीं है कि मैं इनको किसी उस तरह से देखता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा कार्य ये करते हैं जिसके लिए शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और मैं चाहता हूँ कि ये कल से बिल्कुल कार्य पे आए, काम भी आए और ये मेरी बातों को उन्होंने माना और सुना भी है, बात हामी भी भरी है कि हम जरूर कल से कार्य पे आएंगे। ये जो हड़ताल चल रही थी तो आपने स्वयं अंदर इसको जो आज की बातचीत है उसको कवर किया है और माननीय महापौर ने इस बात का आश्वासन दिया, आपके सामने भी घोषणा की है कि 10% की जो वार्षिक वेतन वृद्धि थी उसको यथावत जारी रखा जाएगा और ये भी वायदा किया है कि इसको तुरंत 2-4 दिन के भीतर ही इनके अकाउंट्स में डाल दिया जाएगा मज़दूरों के। और इस बात का भी आश्वासन दिया है कि जैसे पहले की तरह जो भी सुविधाएं मिल रही हैं भविष्य में भी उनमें कोई कटौती उस तरीके से नहीं की जाएगी। हम पुनः एक बार कहना चाह रहे हैं कि सहब सोसाइटी के अंतर्गत जो हमारे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर है या सुपरवाइज़र्स हैं या असिस्टेंट सुपरवाइज़र्स हैं या ड्राइवर्स हैं या ऑफिस का स्टाफ है या हमारे आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं या हमारा रोड स्वीपिंग स्टाफ है, हमारे जितने भी इस दायरे में काम करते हैं सहब और आउटसोर्स में, ये सारे कर्मचारी जो है सबसे अच्छी सेवाएं देते हैं शिमला में और इनके हितों पर कभी भी सहब सोसाइटी वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू कुठाराघात सहन नहीं करेगी। होना तो ये चाहिए कि हर वर्ष जब जनता से पानी के रेट्स जो है 10% एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स में 10% की वृद्धि हो जाती है और इसके साथ साथ जो गार्बेज का जो रेट्स हैं वो 10% बढ़ जाते हैं, उसमें छोटा सा एक अंश होता है जो 10% वार्षिक वेतन वृद्धि के रूप में ये मजदूर मांग करते हैं। तो उसको रोकना कमिश्नर साहब के द्वारा अपने आप में पूर्णतः एक तानाशाही थी, जिसके खिलाफ आंदोलन हुआ है, हड़ताल हुई है और उसकी एवज में उन्होंने न्याय देने के बजाय ये जो एस्मा लगाने की बातें की, ये जो चिट्ठियाँ निकाली, इससे कोई आंदोलन रुकते नहीं है। ये उनको समझना है, एक किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर इस तरीके से तानाशाही चलेगी नहीं। ये चिट्ठियाँ इसको भी वापस लिया जाए तुरंत और जो मज़दूरों ने हड़ताल की है उस दौरान का उन दिनों का भी पैसा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है जो घरों में अभी कूड़ा पड़ा है इन 2 दिनों का 1 दिन का, ये भी तो इन मज़दूरों ने ही उठाना है और सारे का सारे उठाना है, तो ये पैसा भी इनको मिलना चाहिए। लेकिन इससे बड़ी लड़ाई हमारी जो है इस यूनियन की ओर से चल रही है, जो आपके माध्यम से हम लाना चाहते हैं, वो ये है कि हम ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी सहब और आउटसोर्स कर्मचारी हैं इनको रेगुलर किया जाए, क्योंकि 1970 का जो ठेका मजदूर अधिनियम है वो इस बात का जिक्र करता है कि जहां काम 3 या 6 महीने से ज़्यादा चलता है और यहाँ तो पिछले 15 साल से चल रहा है, ये कच्चे किस्म का काम नहीं है, ये ठेके का काम नहीं है, ये नियमित काम है। इसलिए नियमित काम पे नियमित ही मजदूर ही लगेगा, इसलिए रेगुलर होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2016 को एक निर्णय दिया समान काम का समान वेतन, और काफ़ी तस्दीक की उसकी, और आपके संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ कि अभी 2 महीने पहले ही दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने, उस वक्त 3 जजों ने निर्णय लिया था, अब 2 जजों ने फिर दोबारा से ये बोल दिया कि वो जो 2016 का निर्णय है इसको सख्ती से लागू करो। तो उसमें जो ये काम किया जा रहा है सहब और आउटसोर्स के द्वारा, ये पक्के किस्म के कर्मचारी के बराबर ही काम किया जा रहा है, तो इनका वेतन उनके बराबर होना चाहिए। लेकिन अभी फ़र्क कितना है, 5वां हिस्सा भी नहीं मिलता है, 5 गुना कम मिलता है इनको वेतन। उस वेतन को जो है 12,000, 13,000, 15,000, 18,000 से बढ़ाकर जो उस स्थिति में ले जाना है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सारा QR कोड का ड्रामा चल रहा है, ये क्या है, पैसे की वेस्टेज है। क्यों है ये पैसे की वेस्टेज? क्योंकि आपको मालूम है, अगर आप सर्वे करेंगे शिमला शहर के अंदर, मैं दावे से कहता हूँ 98%, वैसे तो 100% ही लोग बोलेंगे कि ये जितने रोड स्वीपिंग करते हैं या पूरे जो शहर में जितने भी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करते हैं या हमारे ड्राइवर साथी हैं या सुपरवाइज़र और असिस्टेंट सुपरवाइज़र, ये बेहतरीन सेवाएं देते हैं। इनके लिए QR कोड लगाकर आप स्कैनिंग करके या बायोमेट्रिक लगा के क्या जाहिर करना चाहते हैं आप जो है
काम जो मजदूर जो है जितना सख्त ये काम करता है, ये पंजाब नहीं है, चंडीगढ़ या दिल्ली नहीं है जहाँ कूड़ा उठाया जाता है, साइकिल के ऊपर आते हैं या वो गाड़ी के अंदर आते हैं और लोग नीचे उतर के देते हैं और गाड़ी में डाल के देते हैं। यहाँ तो एक एक घर कवर करना पड़ता है। तो सुबह 5 बजे से लगते हैं लोग और 12 बजे तक इतने थक हार जाते हैं। आप बोल रहे हैं 3 बजे हाजिरी लगाओ, आपने दफ्तर तो बनाया नहीं इनके लिए बैठने के लिए, आपने इनको सुविधाएं तो दी नहीं और कड़ी मेहनत ये करते हैं और उसके बावजूद आप QR कोड, ये सिर्फ एक पैसे की वेस्टेज है। इसके बजाय अगर इस पैसे को लगा दिया जाता करोड़ों रुपए को मजदूर के हक में, तो जो 1500 बोनस मिल रहा है ना अभी, ये 15,000 हो जाता जो इनका बुनियादी हक है। बोनस एक्ट 1965 का यही कहता जितनी तनख्वाह उतना बोनस मिलेगा 13वीं तनख्वाह के रूप में। तो वो 15,000 तो किया नहीं, वो पैसा वहाँ डाइवर्ट कर दिया। इसी पैसे से 150 नए मजदूर लगाए जा सकते थे। अगर आपको याद होगा आप सभी को, जिस वक्त साहब की योजना लागू हुई थी 80 घर करवाते थे एक मजदूर से, ज़्यादा 100 घर थे। आज एक मजदूर से 240 घर से लेकर 300 घर हैं। 3 गुना काम बढ़ गया। 3 मजदूर का काम कर रहा है एक मजदूर। तो जब ये 3 गुना काम बढ़ गया तो इसके लिए इस पैसे को जो QR कोड स्कैनिंग में कर रहे हैं, अगर इसको यहाँ लगा देते तो 150 नए कर्मी लग सकते थे साहब में। तो वो तो लगा ही नहीं, जिससे जनता को भी सुविधा मिलती, इनका भी काम का बोझ हल्का हो जाता। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, ये जो है AGM में पहले ही पारित हो चुका है। 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली ये शब्द है उसमें लिखा हुआ, स्वतः ही ये साहब के अंदर आएंगे। आज जो है 10-10 सालों से आउटसोर्स में 8 सालों से 5 सालों से काम कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आए 2 साल के बाद स्वतः ही उसमें साहब में आउटसोर्स वाले, और उनको क्यों नहीं आज बराबर वेतन दे रहे हैं? आप रेगुलर कर्मचारी छोड़ो, इनको तो साहब के बराबर भी नहीं दे रहे हैं ना तनख्वाह। और इस तरीके से जो बहुत सारी मांगे हैं, 32 सूत्रीय मांग पत्र पिछले 2 साल से वार्तालाप चल रही है, समझौता वार्ता, लेकिन एक बार भी कमिश्नर साहब नहीं आए। लेबर ऑफिसर ने अनेकों चिट्ठियां जारी की हैं, ज्वाइंट कमिश्नर कभी नहीं आए लेबर ऑफिस में। CHO 2 बार आए, आधी मीटिंग छोड़ के चले गए, मीटिंग का बहाना बनाकर, और आज तक जो है कभी न्याय देने की कोशिश नहीं की। लास्ट में लेबर ऑफिसर को जो है यहाँ आना पड़ा नगर निगम के कार्यालय में कि चलो मैं ही चलता हूँ इनके पास अगर समय नहीं है। जब इनके दफ्तर में आए तो यहाँ से भी भाग गए, उस बैठक में नहीं शामिल हुए। आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि नगर निगम प्रशासन जो वर्तमान है ये पूरी तरह से मजदूरों के खिलाफ है। ये लेबर ऑफिसर के सामने भी नहीं आना चाहता, ये इनको न्याय भी नहीं देना चाहता है, ये इनकी मांगों को भी पूर्ण नहीं करना चाहता। ESI का मुद्दा उठा ना, आज पिछले कुछ महीनों में 7 मजदूरों की डेथ हुई। अगर ESI लागू होता तो क्या 8 हो गई। तो ESI कितनी बेनिफिशियल, 1948 में जब ESI आया था ना, देश में लागू हुआ था, आज़ाद देश में पहली स्कीम थी जो आज़ादी के बाद, ये इस स्कीम को एशिया की सबसे अच्छी स्कीम माना गया था। तो ESI क्यों लागू नहीं किया? इन मजदूरों को उससे बेनिफिट मिल सकता था ना। यहाँ तक भी है, साहब में जो काम करते हैं ना लोग, आपको मालूम है, खास तौर पे जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करते हैं, इनको चोटें लग जाती हैं। बहुत सारे लोग जो शीशे डाल देते हैं जब, और उनको जब बोरी में डाल के लाते हैं तो पीठ पर चोटें हो जाती हैं, हाथ पर चोटें हो जाती है उसको समेटते हुए। तो अपना ESI की स्कीम तो यहाँ तक बोलती है कि मजदूर जो है बीमार हो जाए, क्योंकि ये जो काम करते हैं इससे लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गैसेस का सामना करना पड़ता है, इन्फेक्शंस का सामना करना पड़ता है मजदूर को। तो अगर जो है मजदूर जिसको 80 साल जीना, 70 साल जीना है, वो 50 साल 45 साल में उनकी मौत हो रही है, तो अगर ESI होता तो इनको सुविधा मिलती। वर्कमैन कंपनसेशन अगर यहाँ एक्ट लागू होता तो इनको सुविधा मिलती, और अगर ये मजदूर बीमार हो जाता, बेड रिडन हो जाता, तो इनको ESI तनख्वाह दे देता। तो ये तो सारी चीज़ें लागू हैं नहीं ना यहाँ, जिस पर कमिश्नर साहब कभी बात करते नहीं है, तानाशाही दिखाते हैं, डराते हैं, धमकी देते हैं, नौकरी से निकाल देंगे, आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो इसके खिलाफ ये आंदोलन था, ऐतिहासिक आंदोलन रहा। आज उस आंदोलन की विजय हुई है। सभी साहब कर्मियों को, आउटसोर्स कर्मियों को और सभी लोगों को बधाई है, लेकिन अभी निरंतर लड़ाई जारी है। अभी हड़ताल खत्म हो रही है आज, और कल जो लोग ड्यूटी पर लौटेंगे, लेकिन इसके बाद भी जो संघर्ष चल रहा है जिन 32 मांगों पर, वो जारी रहेगा।